कि आप शुरू करें। जी। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी मिलकर और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि हमारे साथ उड़ीसा के बहुत ही अनुभवी वैद्य सत्यवान नायक जी मिले और उनके माध्यम से वैद्य निर्माण क्रांति का एक सिलसिला सा चल रहा है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं आयुर्वेद के गहन जानकारियों के बारे में और उनके जीवन और उनके वैद्य समाज के अनुभवों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ज्ञान मिल रहा है। इसी कड़ी में एक स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक दूसरा अभियान है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान। इस अभियान के तहत अभी जो पिछले कुछ दिनों में कुछ दिन के लिए वैद्य सत्यवान नायक जी हमारे बीच उपस्थित नहीं रहेंगे, तो इस समय का लाभ उठाते हुए रसोई घर की सरल ऐसी औषधियाँ जो हर गरीब घर में और अमीरों में होता है, राजा हो या रंक, और उन घरों में जो औषधियाँ होती हैं, रसोई घर की औषधियाँ, उनका हम किस तरीके से चिकित्सीय प्रयोग कर सकते हैं और क्या-क्या प्रयोग होता है, उसे जानने के लिए इस रसोई घर संसद नाम का सत्र चल रहा है। कल हम जिस प्रकार हम जाने कि नमक के क्या-क्या चिकित्सीय लाभ ले सकते हैं और किन परिस्थितियों में हम लाभ उठा सकते हैं, उसी तरीके से आज हम जानते हैं सरसों तेल। ऐसा कोई भारत की भूमि नहीं जहाँ पे सरसों तेल किसी जगह पे हो सकता है कि उनके पर्यावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार उनका मुख्य तेल कुछ और हो, लेकिन सरसों तेल सर्वव्यापी सब जगह उपलब्ध होने वाला तेल है। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि सरसों तेल के चिकित्सीय उपयोग और इसे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस-किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से अगर कहा जाए, तो सरसों तेल नून तेल के बिना रसोई घर अधूरा है। जिस तरीके से रसोई घर है और रसोई घर में आपके पास अन्न बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन उस अन्न को भोजन बनाने के लिए और उसमें स्वाद लाने के लिए कई तरीके से आपको नून तेल का होना बहुत ज़रूरी है। तो नमक और तेल, तो नमक के बारे में हम जान लिए, आज हम जानते हैं सरसों तेल। तो सरसों तेल को सब्जी, पूड़ी, पराठे, पकवान बनाने के साथ-साथ इसका एक उपयोग जो अलग ही तरीके से अचार में इस्तेमाल होता है, बालों में लगाने के लिए, शरीर में मालिश करने के लिए, और ये सरसों का तेल ऐसा तेल है जो एक नवजात शिशु को भी लगाया जाता है और एक वृद्धावस्था में जो होते हैं उन्हें भी लगाया जा सकता है। मालिश के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, यानी सरसों का तेल बहुत ही उपयोगी तेल है। इसके आयुर्वेद क्या कहता है उसके बारे में हमें वैद्य जी बताएँगे, लेकिन मैं बताने वाला हूँ परंपराओं के अनुसार और समाज में इस तेल को कहाँ-कहाँ दादी-नानी इस्तेमाल करती थी, उसके कुछ पहलुओं पे, कुछ उपयोग के बारे में, कि अगर आपके समस्या आपके जीवन में ऐसी कोई शारीरिक समस्याएँ होती है, कोई कष्ट होता है शारीरिक, तो उसे सरसों तेल को किस-किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए हर किसी को मालूम है, बनता है, कैसे बनता है, क्या बनता है, सारी चीज़ें जानते हैं। अचार में इस्तेमाल होता है, बालों में इस्तेमाल होता है, शरीर में कष्ट आने पे कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसे जानने के लिए शरीर को मजबूत बनाने में सरसों तेल बहुत ही अहम रोल अपनाता है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, नवजात शिशु, तो माँ के दूध के अलावा अगर उसे कोई दूसरी चीज़ मिल रही होती है, तो वो है मालिश। और मालिश के लिए जो सबसे ज़्यादा सर्वसाधारण तरीके से इस्तेमाल होने वाला तेल है, वो है सरसों का तेल। कई जगहों पे अपने-अपने अवस्थाओं में नारियल का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, बहुत सारे तेल होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा तेल है सरसों का तेल कि हर कोई लगा सकता है और नवजात शिशु को बड़े ही आराम से लगाया जाता है और उनके लिए दुष्प्रभाव रहित है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक स्वस्थ समृद्ध परिवार की निर्माण की कड़ी में ही हमने एक कई जगहों पे बात करी है और बात करते हैं और समझाने का भी इस्तेमाल करते हैं सामने वाले की समझाने में कि पुराने ज़माने में लाठी को मजबूत करने के लिए तेल लगाया जाता था, तेल पिलाया जाता था। तो अगर लकड़ी, निर्जीव वस्तु तेल के माध्यम से, तेल लगाने के से अगर वो मजबूत हो सकता है, तो हमारे शरीर पे भी हम लगाएँ,
तो हमारा शरीर मजबूत बनता है। तो शरीर को अगर आप बलशाली बनाना चाहते हैं, ताकतवर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सरसों के तेल से मालिश करें। सरसों के तेल की मजबूत बनाने में ही अगर इसकी गुणवत्ता को और अत्यधिक बढ़ाना चाहते हैं, उसका लाभ और अच्छे तरीके से लेना चाहते हैं, तो सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियाँ डाल के, गरम करके इस मिश्रण जो तेल तैयार होता है, इस मिश्रण से अगर हम शरीर पे मालिश करते हैं, तो शरीर सीधे जो नॉर्मल एक सरसों का तेल हम लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें अगर हम लहसुन मिलाकर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों के गुणों में आसमान ज़मीन का फ़र्क नज़र आ जाता है। यही तेल कई जगहों पे दर्द निवारक तेल बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मजबूत बनाने के लिए सरसों के तेल में आप लहसुन पका के लगा सकते हैं और नहीं तो सीधा सरसों का तेल लगाएँ। दाँत जैसी समस्याओं दाँत के अगर कोई रोग होता है, दाँत में दर्द है, इसके लिए भी सरसों का तेल बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। उसमें आपको नमक, हल्दी, सरसों का तेल ये मिलाकर अगर हम दाँतों पे और मसूड़ों पे मसाज करते हैं, तो इससे दाँत और मसूड़े मजबूत होते हैं और पैरिया जैसे कष्ट दूर होते हैं। जिस तरीके से कल हम जब ने बात करी कि हमारा नमक दाँतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो वहाँ भी नमक और सरसों का तेल और हल्दी और यहाँ भी सरसों के तेल की बात कर रहे हैं, तो नमक, सरसों का तेल और हल्दी, इसे इस्तेमाल करके मसूड़ों में अगर सूजन आ गई हो, बहुत ज़्यादा सूजन आ गया हो और उसमें बहुत अत्यधिक दर्द हो रहा हो, तो सरसों के तेल में खाने वाला सोडा होता है, उसे अल्प मात्रा में मिला के और एक पेस्ट जैसा बना के उसे मसूड़ों पे लगा के लार को हम बाहर की तरफ गिराते हैं, तो कुछ ही देर में मसूड़े का जो सूजन है, वो 1-2 बार करने में मसूड़े का सूजन नष्ट हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। हाथ-पैरों में दर्द जैसे अभी बताया कि ऊपर अगर मालिश करते हैं तो मजबूत होती है, तो हाथ-पैरों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा हो, तो सर दर्द में भी अगर सरसों के तेल से भरपूर मसाज किया जाए सर की, तो सर का दर्द दूर होता है। सर के दर्द को दूर करने के लिए सरसों के तेल की 10-10 बूँदें अगर नाक में डालते हैं, तो सर का दर्द दूर होता है। एक यहाँ पे बहुत ही अजीब-सी बात है कि अगर हम सरसों का तेल जिस तरफ सर का दर्द है, अगर अधकपारी सर का दर्द बोलते हैं, अधकपारी यानी आधे सर में जो दर्द होता है, अगर उस तरीके से अधकपारी सर का दर्द हो, तो जिस हिस्से में सर का दर्द हो रहा है, दाहिनी तरफ अगर दर्द हो रहा है, तो बाईं नाक में सरसों के तेल की बूंदें डालते हैं, तो दर्द खत्म होता है। दाहिनी दाहिनी साइड में मतलब बाईं साइड में दर्द हो रहा है, तो दाहिनी साइड की नाक में डालना चाहिए 10 बूंदें और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो दोनों दोनों नाक में 10-10 बूंदें डाल दें, तो इससे सर का दर्द और सर की मसाज करने से दूर होता है। हाथ-पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसे आप हाथ-पैरों में लगा के मालिश कर दें। उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिस तरीके से बताया कि हम सर लहसुन वगैरह डाल के पका के उसको कर सकते हैं। कान दर्द हो रहा है, कान में मैल जम गया हो, तो उसमें सरसों का तेल हल्का गरम करके कान में डालें। अगर इस तेल की गुणवत्ता और बढ़ाना हो, तो लहसुन डाल के पका के उस तेल का हल्का गुनगुना करके कानों में डालें, तो उससे कान में जो मैल जम जाता है, वो धीरे-धीरे हल्का-सा फूल जाएगा, फिर उसे आराम से आप किसी तरीके से निकाल लें। बच्चे हो या बड़े कान में बहुत ही ज़्यादा भयंकर पीड़ा हो रही हो, भयंकर पीड़ा, जो सरसों के तेल डालने से भी नहीं नष्ट हो रहा हो, तो प्याज का रस और सरसों का तेल दोनों मिला के मतलब गरम कर लें और उसके बाद कान की मतलब इस तेल की 5-5 बूँदें कान में डाल के उसे रुई से ढक दें और एक पुरानी दादी-नानी के हिसाब से मुझे आज भी याद है कि हमारी दादी-नानी जब भी कान में तेल डालती थी, तो कहती थी दाँत को किट-किटाओ। ऐसे-ऐसे चलाओ, जबड़े को चलाओ, जिससे कि कान में तेल जो हमने डाला है, वो अंदर तक पहुँच जाए और रम जाए। अगर आप दाँत किटकिटाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि मुँह के अंदर कोई भी चीज़ रख लें, चाहे सौंफ रख लें, जीरा रख लें, अजवाइन रख लें, लौंग रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप चूस सकते हैं, चबा सकते हैं, अदरक रख लें, उसको चबाते हुए मतलब कान में पहले तेल डाल दें और वो मुँह में रख के उसको चबाएँ। तो इससे क्या है दाँत का खिटखिटाना जो होता है कि पहले जो दादी-नानी डालने के बाद कहती थी, "ज़रा मुँह चला ले थोड़ी देर।" तो इस तरीके से हम कान में कभी भी
बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति हो तो रात को डालना चाहिए, नहीं तो नहीं डालना चाहिए। कान में सूर्य ढलने के बाद हमें तेल नहीं डालना चाहिए। अगर ये दादी-नानी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमारी दादी-नानी हमें रात को तभी डालती थी जब हमारे कान में कोई तकलीफ होता था और ऐसे कान को स्वस्थ रखने के लिए दिन में ही डाला करते थे। कान में फुंसी हो गई है, किसी तरह का जख्म है तो लहसुन की कलियाँ, नीम के पत्ते इन सबको डाल के पका के उस तेल की बूँदें डाल सकते हैं। कान में कान में कोई अनाज या कोई चीज़ चली गई हो, तब भी आप सरसों के तेल को गरम करके ठंडा हल्का ठंडा होने पे इसे डाल दें, तो इससे वो चीज़ें मतलब थोड़ा-सा फूल जाएगा तो आराम से आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। त्वचा अगर खुश्क हो रखी हो, तो हमें हाथ-पैरों में और खुरदुरे हो रखे हैं, तो तेल की मालिश करें। तेल लगाने से सरसों के तेल पूरी त्वचा पे भी लगाई जाती है। थकान दूर करना हो, बहुत अत्यधिक थकान हो रखा हो, थका हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियाँ पका लें और लहसुन की कलियाँ जलने नहीं दें। हल्का-सा मतलब ब्राउन टाइप का रहे, तो उसे लहसुन की कलियों में थोड़ा-सा गुड़ मिला के चबा के खाइए और उस तेल से आप अपने मतलब जहाँ भी थकान महसूस हो रही है, तो पूरे बदन पे या कम से कम पैर के तलवों में मसाज कर लें, तो इससे थकान दूर हो जाती है। अंगुलियाँ कई बार बरसात के समय में पहले पुराने ज़माने में और आज भी खेत में जो काम करते हैं या बहुत ज़्यादा जो पानी में काम करते हैं उनके पानी में अंगुलियों में पानी लग जाता है, जिससे वो गलने लगता है और सफ़ेद-सफ़ेद हो जाता है। तो इसमें सरसों का तेल ज़्यादा से ज़्यादा बार लगाना चाहिए। इससे गली हुई अंगुलियों का जो सड़न है, वो धीरे-धीरे दूर हो जाता है। बहुत सारी सरसों के तेल की बात हो रही तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि छोटा बच्चा जो पैदा होता है और उनका सर हमेशा गोल शेप में बना रहे, इसके लिए सरसों या राई इसका तकिया बना के मतलब जो एक तकिया टाइप का बना के उसपे हम बच्चे को अगर सुलाते हैं, उसके सर के नीचे रखते हैं, तो उसका शेप बच्चे का शेप जो है अच्छा होता है सर का कि आप किसी का भी हो कई सारी बाधाओं को दूर करने में सरसों का तेल का एक अलग ही महत्व है। तो मतलब सरसों का ही महत्व है कि सरसों की और हल्दी की पोटली बना के ताबीज़ जैसा बना के उसे अपनी जो भी आपके धार्मिक आप जिस भी धर्म को जो भी आपका मंत्र है, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी इष्ट देवता होते हैं, उनका मंत्रोच्चारण करके अगर इस पोटली को अगर आप अपने हाथों में बाँधते हैं, तो इससे आपकी बहुत सारी बाधाएँ दूर होती है। ये भी मैं परंपराओं के आधार पे बता रहा हूँ कि हमारी दादी-नानी अ, कभी भी अ, बाहर हम जब पहली बार मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड मुझे कलकत्ता जाना था, नेवी का एग्ज़ाम देने, तो मेरी दादी ने वो एक ताबीज़ जैसा मुझे बाँधा था, तो मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था, लेकिन उन्होंने बाँधा था। तो अगर आज मैं जब इस चीज़ को अध्ययन कर रहा था, तो मुझे आज मैं कह सकता हूँ कि दादी-नानी को तो ऐसा कोई जंतर-मंतर तो बनाना आता नहीं होगा, तो ये ज़रूर हल्दी और सरसों का दाने ही रहे होंगे। तो जो भी है, परंपराओं की बात है। कान के बारे में हम जाने कि कान में हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से कान बहने में भी इसी तरीके से ता तेल सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें लहसुन वगैरह डाल के। कान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ जैसे ऐसी कोई तकलीफ़ जो साधारण सरसों का तेल डाल के, सरसों के तेल में लहसुन, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते इन सबको डाल के पका के भी अगर वो कान की समस्या नहीं जा रहा हो, तो जिनके पास भी उपलब्ध हो तो महुआ, जामुन, चमेली और आंवला इनके पत्ते और जड़ की छाल, बड़ एक पौधा है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है। इन सबको कूट के इसका रस निकाल के और इसको सरसों तेल में पका के अगर हम डालते हैं, तो इस तेल से जो कान में मवाद आने की शिकायत होती है, वो बाकी जितने भी घरेलू दूसरे उपचार हैं सरसों के तेल को लेके कान बहने में या कान दर्द में या कान की दूसरी समस्याओं में,
उसमें ये अद्भुत लाभ करेगा उनकी अपेक्षा। अगर हमने साधारण सी चीज़ें की और उससे आराम नहीं मिला, तो उसके बाद का उपयोग है। क्योंकि द पहले के परंपरागत उपचार में क्या होता था, इसी तरीके से होता था कि दादी-नानी को जो मालूम होता था, वो हमारे साथ करती थी। जब हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, तो वो उसी गाँव में कई और भी होते होंगे जिनके जीवन में ऐसा रहता था, तो उन्होंने पूछा यार उनको जाके पूछो उनके बच्चों को हुआ होगा तो क्या किए होंगे? तो उन्होंने फिर बताया होगा कि हमने तो ये चीज़ें मिलाई थी। तो इस तरीके से जो दूसरे थोड़े से मुश्किल जो घरेलू उपचार हैं, परंपरागत उपचार हैं, इनका इसी तरीके से उपयोग हुआ कि सामने वाले ने पहले सरल किया, सरल से नहीं फ़र्क पड़ा तो किसी और ने कुछ और बताया, तो इस तरीके से इन सबों का या किसी वैद्य ने बताया, जो भी हो, इस तरीके से ये भी घरेलू उपचार में ही आता है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, शहर वालों के लिए ज़रूर मुश्किल है। खुजली में भी सरसों का तेल बहुत फ़ायदा करता है। सरसों के तेल को अगर हम नारियल के तेल के साथ और उसमें धतूरे का बीज मिला के अगर पकाते हैं और उसको अगर हम लगाते हैं, धतूरे के बीज, सरसों के तेल और नारियल का तेल मिला के अगर हम पकाते हैं और इस तेल को मालिश करते हैं, नीम के पत्तों को उबाल के इस पानी से सफाई करते हैं, स्नान करते हैं, तो सूखी खुजली हो या गीली खुजली, दोनों में अद्भुत लाभ करता है। शीत-पित्त का एक रोग होता है, पित्ती उछलना, पित्ती उछल जाती है, उसमें सरसों का तेल का उपयोग प्याज के रस के साथ किया जाता है। प्याज का रस और सरसों का तेल दोनों बराबर मात्रा में मिला के अगर हम लगाते हैं, तो बहुत ही जल्दी शीत-पित्त का रोग जो है नष्ट होता है। मतलब उसके जो कष्ट हैं, वो नष्ट होता है। रोग को नष्ट अगर आपके पास रोग लग गया है, तो उसका तो आपको उपचार लेना पड़ेगा। जो भी शीत-पित्त पे जब हम बात करेंगे या जब भी बात होती है, जो भी आपको, तो उसका उपचार लेना पड़ेगा। लेकिन तत्काल अगर शीत-पित्त का कष्ट है, खुजली है, दाफड़ आ गए, बड़े-बड़े ददोड़े टाइप के पड़ जाते हैं, तो उसमें आप सरसों का तेल और प्याज का रस मिला के लगाते हैं, तो उसके कष्ट जो हैं, वो शांत हो जाता है। सरसों के तेल को ही और चर्म रोगों में अत्यधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, जैसा कि आपने धतूरे का बीज है, उसी तरीके से आक, अकौआ, मदार जो बोलते हैं, अगर उसके पत्तों का रस और हल्दी की गाँठ और सरसों का तेल, ये तीनों को अगर एक साथ मिला के, पका के फिर इस तेल को अलग से रख लेते हैं और इस तेल को लगाते हैं, तो दाद, खाज, खुजली जैसी समस्याओं में अद्भुत लाभ देता है। बालों की समस्याएँ हैं, तो आप सरसों के तेल को नॉर्मली हम लगाते हैं, वो तो लगाना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बालों को काला करने या घने बनाने के लिए तेल बनाना चाहते हैं सरसों का, तो 1 किलो सरसों का तेल लें, मेहंदी के पत्ते, रतनजोत, भांगरा के पत्ते, आम की गुठलियाँ, ये सब अपना जो भी आपको उपलब्ध है जिस मात्रा में अगर 1 किलो की बात करें तो इसमें सब सारी चीज़ें 100-100 ग्राम अगर हम लेके कूट के उसको कूट-पीस के लुगदी बना लें कलक जैसा और 2 दिन मतलब ये लुगदी को पानी में भिगो के छोड़ दें, फिर इस पानी को अच्छे से निच छान लें, निचोड़ कर, लुगदी को निचोड़ कर और इस पानी को सरसों के तेल में अगर हम पका के जब पानी का हिस्सा पूरा जल जाता है और सरसों का तेल ही बचता है, तो इस तेल को अगर हम बालों पे रोज़ाना दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार या कम से कम 1 बार लगाते हैं, तो बालों की समस्या जो भी है, वो नष्ट हो जाती है। बच्चों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, बच्चों की पसलियाँ चलने लगती है, बच्चों की साँसें फूलने लगती है, तो आप सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन इनको डाल के पका के उनकी छाती और पीठ की मालिश करते हैं और छाती की और पीठ की कपड़े की पोटली बना के सिकाई करते हैं, तो बच्चों की जो पसलियाँ चलने की शिकायत होती है, वो नष्ट होता है। जिसके कफ जमा होता है उसे भी मतलब नष्ट होता है। चेहरे पे अगर कोई दाग धब्बा हो गया हो, ऐसे दाग धब्बे जो नहीं जा रहे हों, तो सरसों का तेल मतलब यहाँ सरसों का तेल ना लेके उम, अ, इसका उपटन जैसा बना के हम लगाते हैं। अल्प मात्रा में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी मात्रा में दूध के साथ सरसों को पीस के ही अगर हम उसको लगाते हैं, तो उससे दाग धब्बे दूर होते हैं।
सरसों के तेल को अगर हम इसे और एक अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो अगर मैं बनाया नहीं, अभी इस्तेमाल नहीं कराया किसी को, लेकिन जहाँ जिस तरीके से बताया जाता है, तो उसमें अगर हम सरसों के तेल को दूध में डाल के अगर हम पका लें, क्योंकि सरसों और दूध को पीस के लगाने से हो सकता है, तो हम थोड़ा-सा आसान कर लें कि सरसों का तेल और दूध दोनों बराबर ले लें और इसे दूध वाले हिस्से को पूरा जल जाने दें और इस तेल को निकाल के रख लें और इस तेल को लगाएँ, तो शायद चेहरे के दाग-धब्बे दूर हो जाएँ और इसे बार-बार लेप बना के लगाने से बचने का चांस हो सकता है कि हमें बार-बार करने से बच सकते हैं। ठंडी हवा के कारण बहुत सारे ओंठ फटने की शिकायत हो जाती है, उसमें सरसों का तेल लगाना चाहिए। शुद्ध सरसों का तेल नाभि पे, पैर के तलवों में, होठ पे, कान में, नाक में आप डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। जहाँ लगाने की चीज़ है वहाँ लगाना है, जहाँ डालने की चीज़ है डाल सकते हैं। एक जलन जैसी समस्या होती है कि सरसों के हमारे हाथ-पैरों में जलन होता है, द दर्द भी है और जलन भी है। तो सरसों के तेल और घी को मिला के अगर हम लगाएँगे, तो जलन शांत होगी। अपना सौंदर्यता बढ़ाना हो, रूप बढ़ाना हो, तो एक जगह एक प्रीति बहन है दिल्ली की, उनको बचपन में मतलब जब वो मेरे ख्याल से कॉलेज में थी, तब उन्होंने बताया था कि उनको चिकन पॉक्स या चेचक टाइप का कोई रोग लगा था और उससे उनके चेहरे पे बहुत सारा दाग हो गए थे। जो चेचक के निकलते हैं वो बैठ तो गए, लेकिन वो दाग धब्बे रह गए थे। तो उस परिस्थिति में उस वक़्त जो उन्होंने बताया था कि चिरौंजी पीस के लगाई थी गाय के दूध में। लेकिन जब आज तेल पे परिचर्चा करनी थी, तो मैंने तेल के बारे में जो सरसों के बारे में पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि पीली सरसों और चिरौंजी बराबर मात्रा में लेके दूध में 1-2 घंटे के लिए भिगो के और उसको पीस कर हल्का गरम करके रात को चेहरे पे लेप लगा के छोड़ देना चाहिए और सुबह चेहरा धो लेने से चेहरा चमकने लगता है। मतलब चिरौंजी पीस के तो उन्होंने अपने दाग धब्बे दूर कर लिए थे और सौंदर्यता लाने के लिए पीली सरसों चिरौंजी को दूध में भिगो के 2 घंटे तक भिगो दें और उसको फिर पीस के और हल्का सा गुनगुना करके अगर लेप लगाते हैं और सुबह चेहरा धोते हैं, तो सौंदर्यता मतलब चेहरे पे चमक आ जाती है। इसी सिलसिले में जब अध्ययन करने लगा, तो एक जगह और मिला एक ऐसी समस्या का जिसके लिए अ, लिंग जो होता है, लिंग जो हमारी इंद्रियाँ हैं, लिंग इंद्रियाँ, उसमें गलने लगता है। मतलब वो जो भी बीमारी का आप नाम ले लो गुप्त रोगों में, वो गुप्त रोगों में अगर लिंग जो गल रहा हो, तो यहाँ पे इस समस्या पे इस्तेमाल करने के लिए लिखा हुआ था कि 10 ग्राम कमीला, मुझे नहीं मालूम, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि कमीला क्या होता है, लेकिन जो लिखा हुआ था, वो मैं बता रहा हूँ। 10 ग्राम कमीला को 50 एमएल सरसों के तेल में पीस कर, गरम करके, ठंडा करके लिंग पर लगाने से लिंग का गलना दूर होता है और जो रोगी होता है उसका लिंग सख्त हो जाता है। बहुत सारे अ, एक समस्या और आती है गुप्त रोगों में, लिंग का छोटा रह जाना। यहाँ पे भी मैं अभी तक इस्तेमाल नहीं करा पाया हूँ, क्योंकि इसके लिए जो भी हमने अभी इस्तेमाल किसी भाई-बंधु को कराया है तो कुछ और था। लेकिन आज तेल के बारे में जानने के लिए जो भी इकट्ठा किया ज्ञान, उसमें पता चला कि सरसों और बड़ी कटेली की जड़, कायफल और अश्वगंधा। सरसों, बड़ी कटेली की जड़, कायफल और अश्वगंधा 10-10 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ अच्छे से पीस कर रात को सोने से पहले लिंग पे लेप करना और सुबह उसे हल्के गुनगुने पानी से साफ करने से लिंग वृद्धि होती है।
ये उनके लिए है जिनका छोटा रह जाता है। कंठमाला, गले की गांठ जैसी समस्या होती है, उसमें भी सरसों, अलसी, जौ, साठा के बीज और मूली के बीज, इनको अच्छे से पीस के मतलब दही की लस्सी जो होती है मट्ठा, उसके साथ पीस कर लेप जैसा बना के गले की गांठों पे अगर हम लगाते हैं तो गले की गांठें समाप्त हो जाती है। जलकुंभी की भस्म आती है, जलकुंभी तालाबों में होता है, उसके पत्तों को लाके सुखा के अगर उसके पाउडर जला के उसका पाउडर बनाते हैं और उसको सरसों के तेल में मिला के उसका लेप अगर हम लगाते हैं तो कंठमाला मतलब गले की गांठ नष्ट होता है। अगर कुछ भी ना मिल रहा हो ये सारी चीजें, तो सिर्फ सरसों को पीस कर भी लगाने से गले की गांठ पे अगर हम लेप करते हैं तो उससे गले की गांठ दूर होती है। शरीर में सूजन आ रखा हो, शरीर में सूजन हो रखी हो, तो लगभग 4 चम्मच सरसों के तेल में 1 चम्मच पिसा हुआ सेंधा नमक मिला के गर्म करके जो जहाँ पे सूजन है वहां पे लगा दें और उसके बाद उसको हल्का सा ढक दें तो सूजन नष्ट हो जाता है। हाथ पैरों की उंगलियों में है तो उसमें लगा के आप आराम से जुराब वगैरह पहन के सो जाइए, तो इससे सूजन ठीक हो जाता है। जैसा कि बताया कि बच्चों को हमें सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए और दिन में अगर हम 2 बार बच्चों की मालिश करें, चाहे वो सरसों का तेल हो, जैतून का तेल हो, तिल का तेल हो, जो भी तेल से आप है, तो उससे बच्चों का अच्छा सेहत बनता है। कान में कई जगहों पे खुजली की समस्या होती है, कान में खुजली होना, तो कान के अंदर खुजली हो रही है, तो इसमें सरसों का तेल और कोई भी सिरका दोनों बराबर मिला के, कोई भी सिरका, चाहे जो भी सिरका आपके पास उपलब्ध है, दोनों बराबर मिला के उसकी कुछ बूंदें कान में नियमित रूप से दिन में 2 से 3 बार 4 बार डालते हैं तो कान की खुजली नष्ट हो जाती है। अब आते हैं, बहुतों को खांसी की समस्या होती है। मुझे आज भी याद है कि 2017-18 में किसी ग्रुप में मैसेज आया था कि भैया मेरे पति देव को खांसी हो रही है। कनक बहन है बनारस की, जैसा कि अरुण भाई और दीपक भाई भी उनके घर जा चुके थे जब हम बनारस गए थे, तो कनक बहन का तो उनका मैसेज आया था ग्रुप में कि मेरे पति देव को खांसी हो रही है। तो उस वक्त जो हमने जो अध्ययन किया था और पढ़ा था, तो उसी में अदरक, गुड़, अजवाइन और सरसों तेल थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेके चबा-चबा के खा के उसके पीछे से अगर हम पानी नहीं पीते हैं, तो खांसी हमारा नष्ट हो जाता है। और ये उस वक़्त मैंने बताया 2017-18 में, और सुबह मैसेज था कि उनको खाँसी में बहुत आराम मिला और वो दिन है और आज का दिन है, लगभग-लगभग 70 से 80% तक, मतलब ऐसी कोई खाँसी की समस्याएँ आई है और लगभग 70 से 80% तक खाँसी की रोग को नष्ट किया है। सरसों का तेल, अदरक, गुड़, अजवाइन, इसको चबाकर खाने से। इसी तरीके से सरसों के तेल में ही हम लाल तेल बनाते हैं। आप अपने स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में तेल का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाके देखेंगे तो उसमें लाल तेल बनाने की विधि है। तो वहाँ भी मुख्य घटक जो है, वो सरसों का तेल है या तिल का तेल है। कहने का मतलब है कि तेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और उनमें से भी ख़ास करके सरसों का तेल। आप चाहे जितना मर्ज़ी कर लें, आप बादाम के तेल में अचार नहीं बना सकते। आप तिल के तेल में अचार नहीं बना सकते। अचार अगर बनेगा तो सरसों के तेल में ही बनेगा। तो अपने आप में सरसों का तेल का बहुत ही बड़ा महत्व है। कई लोग सुबह क्या बोलते हैं, वो लोग अलग-अलग भाषा होती है, मुँह में तेल के कुल्ला करते हैं, जैतून का तेल का कुल्ला करते हैं, तिल का तेल का कुल्ला करते हैं। आप इसी तरीके से सरसों तेल का कुल्ला कर सकते हैं, नारियल तेल का कुल्ला कर सकते हैं। जिनके पास सरसों तेल है वो सरसों के तेल का कुल्ला करें। नाक में, आँख में, कान में, नाभि में, पैर के तलवों में, जहाँ लगा सकते हैं लगाना होता है, जहाँ डाल सकते हैं डालना है और
सर्दियों में बहुतों को त्वचा फटने की शिकायत होती है, तो मैंने जो व्यक्तिगत तौर पे अपनी दादी-नानी के ज़माने से ही जो हमने देखा है, जो हमारे साथ दादी-नानी करती रही है, कि जब भी सर्दी का मौसम होता था, तो हमें ठंड से बचाने के लिए कि हम नहाने से बचना चाहते थे, नहाना नहीं चाहते थे, तो हमें पहले तेल लगा दिया जाता था और उसके बाद मतलब तेल लगा के फिर नहलाती थी। कहती थी, "ये ते इससे तेरा वो पानी छटक जाएगा, तुझे ठंडा नहीं लगेगा।" अब वो ठंडा नहीं लगेगा वो अलग बात है, लेकिन मैंने जब इस स्वस्थ समृद्ध परिवार राजीव दीक्षित जी भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद, जब हम परंपराओं को गहन अध्ययन करने लगे, तो उसके चिकित्सीय लाभ देखा, तो ये मालूम पड़ा कि अगर हम स्नान करने से पहले अगर हम तेल लगा के स्नान करते हैं और स्नान करने के बीच में भी अगर हम तेल लगाते हैं, तो हमारी त्वचा जो है, वो उसपे रैशेस वगैरह नहीं पड़ते। ये मैंने खुद ही अपना व्यक्तिगत जीवन में भी पिछले 2016 से राजीव भाई को सुनने के बाद, क्योंकि जो दादी-नानी ने हमारे साथ किया, उसके बाद तो फिर हम अपने शहंशाह हो गए। ना हमने अपने कान का ध्यान रखा, ना आँख का, ना नाक का, ना नाभि का, ना पैर के तलवों का, ना दाँतों का। सिर्फ हम फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं कि हम इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमने सही मामले में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं रखा। जिस तरीके से दादी-नानी ने हमारा ध्यान रखा, हमारी माताओं ने, मौसियों ने हमारा ध्यान रखा कि हम इस बच्चे को क्या-क्या हम कर सकते हैं और हमारे रहन-सहन में उन्होंने जो चीज़ें इस्तेमाल करी है, उसको आज अगर मैं बहुत ही सलीके तौर से अगर नोटिस करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने हमें वज्र जैसा बनाने का प्रयास करी है। हमारी दादी-नानी का कि दिन भर में छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बार मालिश करना। मैं आपको हैरानी होगी आप लोगों को कि मैंने गाँव की सभ्यता में देखी है, संस्कृति में देखी है कि हमारी मेरी माताजी घर में काम कर रही है या कोई मतलब और छोटा बच्चा गोद में है और घर के बगल से पड़ोस की चाची दादी कोई हमारे घर में कोई चीज़ लेने आ गई या कुछ ऐसा काम जिसकी वजह से मेरी माताजी को हटना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा और बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, तो बच्चे को गोद लेके मतलब कहते हैं बेटे जैसे जो आम भाषा है, उस आम भाषा में बता रहा हूँ कि अ, फल्लमा जैसे मैं अपने घर के ऊपर ही लेके आपको बता देता हूँ कि अ, मेरे बड़े भाई का नाम था मड्डू मड्डू बोलते थे या गोपाल बोलते थे। गोपाल की मम्मी जरा थोड़ा सा कुछ दे दे मेरे को ये तराजू दे दे या जो भी चीजें दे दे, तो तराजू ही मान के चलो कि उन्होंने तराजू मांगने आ गई और उनके गोद में बच्चा है, तो कहते बच्चे को मुझे पकड़ा दे, तू मुझे तराजू ला के दे दे। और बच्चे को गोद में पकड़ना क्या है, पकड़ने के साथ साथ क्योंकि एक सभ्यता रही, संस्कृति रही, कोई भी है थोड़ा तेल दे दे, मैं बच्चे को तेल लगा दूँ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं पहले गाँव में बड़े-बड़े घर होते थे तो ढूँढना पड़ जाता था कि तराजू कहाँ रखा हुआ है। तो 5, 10, 15, 20 मिनट हो सकता है लग जाए। तो वो 5, 10, 15 मिनट का भी इस्तेमाल हमारी दादी-नानी, हमारी पड़ोसी चाची-दादी, मौसी, बुआ जो भी हैं, उन्होंने हमें वज्र जैसा बनाने की परंपरा रही। मेरा तो सबसे ज़्यादा रहना अपनी नानी के घर में हुआ है, तो नानी के घर में मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि बहुत सारे कुछ लोग मेरी नानी से कुछ माँगने आते थे, कुछ करने आते थे, तो यही कहते थे, "ला बच्चे को मुझे पकड़ा दो या बच्चे को मुझे पकड़ा दो" और जो पकड़ता था उसका एक ही काम होता था बच्चे को तेल लगा दो। चाहे वो 2 बारी ऐसे घिस दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक परंपरा रही। जाने-अनजाने में हमारी परंपराओं में हमारे साथ जो हुआ उसी का नतीजा है कि आज हम वज्र जैसे हैं और आज हमारे बच्चे कमज़ोर हैं इसलिए कि हम अपने बच्चों को सही से तेल भी नहीं लगाते और तेल लगाने के लिए भी क्या करते हैं, भाई कपड़े खराब हो जाएँगे, अरे कपड़े तो बाद में कपड़े तो दोबारा भी आ जाएँगे। आजकल तो पहले के ज़माने में तो कपड़े धोने हाथ से पड़ते थे और पानी भी हाथ से खींचना पड़ता था। आज तो पानी टंकी खोलो, पानी आ जाता है, बटन दबाओ, पानी आ जाता है, मशीन चलाओ, वॉशिंग मशीन चल जाती है। तब भी मालिश करने में इतनी कंजूसी है, तेल का इतना कंजूसी है, जितना हम शरीर में तेल खाते नहीं हैं, अगर हम परंपराओं में देखें कि अगर आपके घर में सब्जी बन रही है, तो आप 2 चम्मच तेल अगर आप डालते हो और 5 परिवार का है, तो आपके हिस्से में 3 टाइम की सब्जी या दाल-सब्जी में जो आपने तेल इस्तेमाल किया,
तो 6 चम्मच 8 चम्मच तेल में आपके हिस्से में क्या आया? लेकिन अगर आपके शरीर में मालिश हो रही है, आपको मसाज हो रहा है, तेल लगाने की परंपरा है आपके घर में कि भाई बाहर से बंदा थक के आया है, रात को सोना है, सोने से पहले उनके शरीर में तेल लगाया जाता है। तो आप विश्वास कीजिए, करके देखिए, जितना तेल आपके खाने में खपत नहीं होगा, उससे ज़्यादा तेल का खपत शरीर में लगाने में होगा और इसका परिणाम भी साफ नज़र आएगा। अगर हम बच्चे हैं, बच्चे आपके खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, थकावट हो रही है या नींद अच्छी नहीं आती, बच्चे सोते नहीं हैं, बड़े हैं आपके काम काम करके आ रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, कुछ ना करें, अगर नियमित रूप से उनको मालिश करते हैं, पैर के तलवों की मालिश करते हैं, पूरे शरीर की मालिश करते हैं, तेल लगा के, कोई ज़रूरी नहीं है कि गामा पहलवान की तरह खूब निचोड़-निचोड़ के मालिश करनी है, नहीं, रब कर दें, तेल को सुखा दें, अपनी परंपराओं पे वापस आ जाएँ, शरीर बलशाली बन जाएगा। खाने-पीने की चीज़ें तो अलग है, हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, क्या चीज़ शुद्ध है, अशुद्ध है, लेकिन जो चीज़ हम ऊपर से डाल सकते हैं, वो तो हम डालें। आप तेल पिएँ और तेल पचे ही ना, तो आपको ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन वही तेल आपके शरीर में पच सकता है, वो किस तरीके से? मालिश के माध्यम से। तो आज मैं तेल के जो उपयोग हैं, वो मैंने जैसे बताया और कल आपने देख नमक के बारे में आपने जाना, बहुत ही सरल तरीका है, हमें अपने रसोई घर को पहचानने की ज़रूरत है। रसोई घर वाक़ई ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। यह बात राजीव भाई के शब्दों में मैंने सुना और हम सब भाई-बहन मिलके आप सभी के आशीर्वाद से जितने भी भाई-बंधु हैं, जो आज इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के रसोईघर संसद में जुड़े हैं या इस संसद को आगे चल के सुनेंगे, हो मैं मेरे से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान, बहुत ज़्यादा अनुभव, बहुत ज़्यादा चिकित्सीय उपयोग आपको तेल के बारे में, नमक के बारे में, रसोई घर के अन्य मसालों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग प्रयास करें, बहुत कुछ है अपने रसोई घर में, दिल से मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चिंतन और मनन करके इस डंके की चोट पे कहने को तैयार हूँ, पूरे कागज पे लिख के देने को तैयार हूँ कि आज से कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले अगर पूरा परिवार अगर स्वस्थ रहा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रसोई घर की बदौलत। किसी वैद्य की बदौलत नहीं, किसी डॉक्टर की बदौलत नहीं, किसी पैथी की बदौलत नहीं, किसी दवाओं की बदौलत नहीं, रसोई घर की बदौलत। दादी-नानी और परंपरागत उपचारों की बदौलत ही वो उनका पूरा परिवार उनकी पीढ़ियाँ वर्तमान पीढ़ियाँ पीछे वाली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो आज मैं अपने ही ऊपर लेके बात करूँ, तो मेरे दादा-दादी का हेल्थ का खर्च नहीं था और मेरे मम्मी-पापा का भी हेल्थ का खर्च नहीं था। एक उम्र तक जब तक कि हम डर के साए में नहीं आए और आज मेरी 43 साल की उम्र है, मेरे ऊपर हेल्थ का खर्च नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत ही करीबी से जाना है और मैं इस बात को मतलब सरे मतलब कहीं भी बोलने को तैयार हूँ कि वाक़ई रसोई घर को अगर आप पहचानते हैं, रसोई घर में पड़ी हुई औषधियों को पहचानते हैं, रसोई घर से अच्छा भोजन बनाने की विधि को पहचानते हैं, तो आप पूरी जीवन स्वस्थ रह सकते हैं और कभी भी आपको असाध्य रोग नहीं लगेगा। असाध्य रोग। साध्य रोग जो सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, मौसम के चेंज होने वाले हैं, ये कष्ट तो आएँगे के आएँगे क्योंकि ये तो लंगोटिया यार हैं। जिस दिन से हम पैदा हुए हैं और जब तक हम रहेंगे, तो ये रिश्तेदार ऐसे हैं जो आते-जाते रहेंगे। लेकिन गंभीर रोगों के से रिश्तेदारी आपकी नहीं होगी, अगर आप रसोई घर को पहचानते हैं, रसोई घर से खाने को पहचानते हैं और रसोई घर की औषधियों को ज़रूरत पड़ने पे पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं तो। मैं आज रसोई घर के संसद में तेल के बारे में बताने और कहने को बहुत कुछ है। मैं यही बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, भविष्य में भी यही बोलता रहूँगा कि मैंने जो पढ़ा है, जो बुजुर्गों से सुना है, बुजुर्गों को देखा है, परंपराओं को टटोलने की कोशिश करी है, वो ज्ञान तो मतलब एक धूल बराबर है।
पूरे भारत में मैं सिर्फ मैं तो जहाँ पे पैदा हुआ, जिस गांव में पैदा हुआ, जिस शहर में रहा, जिस परिवार में पला बढ़ा, मैं दो गांव को जानता हूँ, एक दादी के गांव को, एक नानी के गांव को। मैं उनका ही उनके आधार पे जब इतना कह सकता हूँ, तो आप सोच लें कि भारत में कितने गांव हैं, कितने ऐसी जगह हैं जहाँ पे चिकित्सा सुविधा नहीं थी आज से बरसों पहले, फिर भी जीवन बहुत अच्छा था। उनकी उम्र बहुत अच्छी थी, उनके अंदर शक्ति बहुत अच्छी थी, उनके अंदर ताकत बहुत अच्छा था। तो किस बदौलत था वो? बदौलत असलियत में सही मामले में वो रसोई घर था। रसोई घर अगर आपका अच्छा है, शुद्ध है, और रसोई घर में पड़ी हुई चीजों के बारे में आपकी जानकारी है, और आप अपने बड़े बुजुर्गों को महत्व देते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिवार का स्वस्थ रहने का खर्च आज के व्यवसायिक माहौल में बढ़ने वाला है। समृद्धि का नाश नहीं होगा। जिस तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास के कर्णधार आपसे वादा करते हैं कि आप अपने रसोई घर को पहचानें, आप हमें रसोई घर दें, आप रसोई घर को पहचानने में समय दें, आपको, आपके परिवार को स्वस्थ और समृद्धि दोनों को बचाए रखने और बनाए रखने का वादा करते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। अब आप में से किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं तो एक अबोध अज्ञानी भाई हूँ जो आप जैसे भाइयों को स्वस्थ रखने का, आपको क्यों, आपका सही मामले में मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं साधारण सी भाषा में बात करूं तो मेरा एक दर्द है कि आने वाली पीढ़ी को छोटी सी छोटी समस्याओं के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे व्यवसायिक और जमीनी स्तर पे चल रहे व्यवसायिक चिकित्सीय पैथी को से हमारे परिवार, आपका परिवार, आने वाली पीढ़ी बचे, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये दर्द है मेरा कि आने वाली पीढ़ियों का हेल्थ का खर्च बहुत अत्यधिक हो जाएगा अगर हम अभी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाने का बीड़ा नहीं उठाते हैं। तो अगर हम अपने परिवार को घुमाने के लिए स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार जैसी चीजें चलाना सीख सकते हैं, तो क्या हम अपने परिवार को सर्वसाधारण साधारण रोगों से बचाने के लिए रसोई घर की चिकित्सा नहीं सीख सकते, या आयुर्वेद की सरल चिकित्सा नहीं सीख सकते, आयुर्वेद का अध्ययन नहीं कर सकते कि किस तरीके से हमारा आहार विहार होना चाहिए, हमारे संस्कार क्या होने चाहिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते वंदे हैं। मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा बेटा है जो वंदे मातरम पेशाब गोविंद। जाता है। वंदे मातरम दीदी। कैसे हो? ठीक तो ठाक। हाँ जी दीदी। मेरा ये क्वेश्चन था, अगर थकावट हो जाए तो धनिया को कैसे पीना चाहिए? दीदी, धनिए के पानी को उबाल के अगर उससे अपने शरीर को सफाई और सिकाई करते हैं, या धनिए के पानी को उबाल के स्नान करते हैं, तो उससे भी थकावट दूर होती है। और उसके साथ साथ अगर जी। थकावट चलने फिरने की वजह से है, हम्म। मतलब अगर नहीं, जैसे आप किसी, सफर में गए हुए हैं हाँ सफर में हाँ तो जी। बहुत अच्छा काम करता है धनिए को उबाल के पीने से, गर्मा गर्म। जैसे धनिए की चाय समझ के आप ये मान के चले कि धनिए की चाय बनानी है, बस उसमें ठीक धनिए ठीक वाले में दूध नहीं डलेगा। ठीक। तो उसमें मीठा कर सकते हैं? हाँ हाँ, मीठा तो एनर्जी है। अगर हमारे शरीर में अगर एनर्जी जल्दी, सबसे जल्दी अगर एनर्जी मिलती है तो मीठे से मिलती है। ठीक वंदे मातरम भैया जी। वंदे ठीक। मातरम दीदी। वंदे मातरम। भैया जी, ये बार बार में इसके पेशाब जाता है ना, ये थोड़ा थोड़ा जाता है एक तो। और ये है ना, इसके जो पेशाब का जो छिद्र है उसमें मैं डेली तो नहीं डाल पा रही हूँ, पर फिर भी मैं सूची का तेल डालती हूँ, तो इसका काफी छोटा छिद्र है।
तो ये पेशाब जाता है जब थोड़ा सा इसको दम लगा के जाना पड़ता है। अभी तो 7-8 महीने का है। हाँ, साल भर का हो गया भैया जी। हाँ मतलब वही दस साल भर का है। दस आप हाँ, आप इसको ये कुछ शुरू। आप इसको कुछ ना करें। आप इसके एक तो सरसों का तेल आप वहां लगा रहे हैं, लगाते रहिए। ठीक है। जी छोटी छोटी इलायची जो होती है ना, छोटी इलायची, जी। दो 2-3 छोटी इलायची कूट के, जितना हम्म, ये दूध पीता है उतने दूध में इसको उबाल के वो दूध पिलाइए। जी मतलब इसके दूध में छोटी इलायची डाल के उबाल के वो जी दूध पिलाइए। फिर उसके बाद आप 2-3 दिन ऐसा दूध पिला के फिर वो देखिए कि उसके बाथरूम में क्या स्थिति है। जी। ये क्या डायपर ऐसे तो पहनाती नहीं हूँ मैं, कहीं नहीं ले जाती, पर कभी कभी पहनाने पड़ते हैं। तो जब जब ये को, डायपर पहनता है इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। कोई बात नहीं। आप एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। जी डायपर आप ना एक पाउडर आता है, टेल्कम पाउडर जैसा होगा, कैंडुला का पाउडर। जी होम्योपैथ की जो दवा आती है ना कैंडुला, उसी की जी क्रीम भी आती है और पाउडर भी आता है। तो आप इसके जी डायपर पे ना कैंडुला का पाउडर छिड़क दो, या उसके जी पूरे उसमें पहले पाउडर लगा दो फिर डायपर पहना दो। जी। वैसे आप तो ये मैं ना। अलग से कर सकती हो। और नहीं जी तो कुछ नहीं, अमृत धारा अगर हो तो अमृत धारा की 2-4 बूंद, 2-4 बूंद जी 100 ml वाले स्प्रेयर वाली बोतल में पानी जी मिला के और उसमें 5-6 बूंद अमृत धारा की मिला दें, और स्प्रेयर से, स्प्रेयर टाइप का उस पर स्प्रे कर दें जी डायपर पे, और जी फिर उसके बाद पहना दें। जी। हो सकता है डायपर की वजह से उसको वहां पे गर्मी गर्मी ज्यादा बढ़ रही हो, तो हम इसको थोड़ा सा ठंडक पहुंचाने वाली चीजें कर दें। नहीं, मैं नारियल का तेल लगाती हूँ हम्म। पहले। पर ये काफी समय तक 5-6 घंटे हो जाते हैं डायपर पहने पहने, धीरे धीरे ऐसी प्रॉब्लम आ ही रही है इसमें। कोई बात, अब 2-4 दिन आप इनमें से कोई भी चीज करके देखिए, फिर आप जी बताइए। अगर तब भी दिक्कत होगी तो फिर होम्योपैथ की मेडिसिन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जी आप जी घर की चीजें करें। एक तो जी दूध में इलायची डाल के उबाल के पिलाएं, और जी इसके डायपर पे अमृत धारा के स्प्रे करके या कैंडुला का पाउडर लगा के। अब जैसे सिर्फ नारियल तेल लगा रहे हैं तब भी ये दिक्कत आ रही है, तो आप नारियल तेल में अमृत धारा की 1 बूंद मिला के लगाइए, 1 बूंद, ज्यादा नहीं। जी। रीना दीदी, वंदे मातरम। बंदे जी मातरम भाई। है। हाँ भाई। तो कल तो आपने कल आपने नमक का इस्तेमाल कर लिया, तो मैं हाँ कहूँ कि नमक का अनुभव भी आप शेयर ही कर दीजिए। पहले समस्या, फिर नमक का उपचार आपने कैसे किया, और उसका परिणाम क्या मिला आपको, कितनी बातें सुननी पड़ गई उसके चक्कर में, वो भी बता दीजिएगा। तो बातें तो कोई बात नहीं, चलती रहती है भाई, लेकिन वो असर करा जो, वो ठीक है, वो अच्छी बात है। तो भाई आए दुकान से ये 9:45 बजे करीब, तो बोलते मैं खाना नहीं खाना है मुझे। और मैंने खाना बना ही रही थी मैं, तो ये बोलते मेरे को तो मतलब जी अजीब सा लग रहा है, मेरे को जी भरा भरा लग रहा है, और खाना अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं खाऊंगा अभी, तो कोई मेरा मन नहीं हो रहा है, और भारी भारी सा लग रहा है। तो बस आपसे पूछा ही था मैंने। और नमक का चल ही रहा था कल सेशन। तो मैंने तो काला नमक मिलाया, मैंने कहा काला नमक ज्यादा फायदेमंद है, थोड़ा मुझे ऐसा लगा। तो मैंने काला नमक और गर्म पानी में, जैसा कि आपने बोला कि मौसम थोड़ा ऐसा है, तो यहाँ पे भी बरसात तो चली रही काफी दिनों से, तो ठंडक का है ही ये मौसम। तो गर्म पानी में मैंने काला नमक और नींबू अ, निचोड़ के दे दिया मैंने उनको। तो बस खाना बना के ही रखा था, बस 5 मिनट में खाना इन्होंने बोला मुझे तेज भूख लग रही है, बस खाना दे दे, और तो फिर तो रुका ही नहीं जावे, फटाफट दो खाना। बस फिर खाना खाया अच्छे से, और अच्छे से खाना ही खाया इन्होंने, जितना खाते हैं उतना। तो ये तो एक्सपीरियंस फटाफट फास्ट, टेबलेट से भी फास्ट रिलीफ। तो ये चीजें करने से तो अच्छा ही लगेगा भाई, बहुत बड़ा अच्छा लगा। और
मुझे तो वैसे भी ये चीजें करने में पसंद है, मुझे तो काढ़े बनाना, ये बनाना, वो बनाना, मैं तो फटाफट बना लेती हूँ हर चीज। जी, ये एक्सपीरियंस था मेरा कि ठीक हो गया फटाफट और खाना खाया। नहीं तो वो खाना जाता फेंकने में। जी भाई। हेलो। हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है हो आपकी। गया, हो गया दीदी। भाई एक्सपीरियंस हो गया। जी जी। हाँ, बड़ा अच्छा रहा, फास्ट रिलीज। 5 मिनट, 5 मिनट लगे होंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में मेरे हिसाब से। तो आपने बोला मुझे कल बताना, लेकिन मैंने तो उसी समय बता दिया आपको कि हम्म। ये रहा रिजल्ट इसका। तो कितना अच्छा है, ये चीजें तो घर में है ही है, हर चीज घर में पड़ी है। ऐसा चीज। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई ये। और धनिया जीरा भी शायद वो करती तो भी देर लगती मुझे शायद काढ़ा वगैरह बनाने में। अ, लेकिन ये तो इंस्टेंट हो गया। हेलो। जी जी। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम गुड़िया, वंदे मातरम, कैसी हो? हाँ बस अच्छे हैं, आपका हम्म, आशीर्वाद है भैया जी। भैया जी, आशीर्वाद। वो नमक के बारे में मेरा एक एक्सपीरियंस था, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। जी जी, अम, बताओ बहन। नमक जो है, नमक की जो खड़ी डल्ली जो आती है ना, वो लू को उतारने में बहुत कारगर होती है। जब वो गांव में भयंकर लू चलती है, उसमें एकदम लू लग जाती है, जिसमें आपके आंखें हाथ पैर सब जलते हैं, बुखार चढ़ जाता है, और आंखों में जैसे आंखें खुलती नहीं है और बुखार बहुत तेज हो जाता है। तो उसमें ये नमक की डल्ली बहुत काम करती है लू उतारने में। जैसे उसको आप, जो नमक की डल्ली होती है ना, खड़ा नमक जिसको कहते हैं, उसको आप दूठी पे रख लें, और फिर एक तपेले में थोड़ा नॉर्मल पानी ठंडा, उस पे धार चलाते जाए तो वो गलती जाएगी धीरे धीरे। तो उसके बाद आपकी लू उतर जाएगी, जब तक वो गल जाएगी पूरी तब तक तो आपकी लू बिल्कुल उतर जाएगी और बुखार उखार सब फिनिश हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मेरी मम्मी क्या आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर थे, तो उनको गांव में पैदल जाना पड़ता था। पहले तो गांव में बसें भी नहीं थी, तो जैसे नदियाँ वगैरह पार करना पड़ती थी, तो मम्मी पैदल पैदल पार करते थे नदियाँ वगैरह, और काफ़ी पैदल चलना पड़ता था। गांव में तो बहुत भयंकर लू चलती थी, तो मम्मी को अक्सर लग जाया करती थी। तो फिर मुझे यही, मैं यही करती थी, जब भयंकर लगती थी तब ये करती थी। और नॉर्मल जनरली ये जैसे हल्की पुल्की लगी, तो गीला तौलिया, ठंडे पानी का गीला तौलिया 7 या 11 बार फेर देते थे, तो उससे मम्मी की थकावट वगैरह सब उतर जाती थी। जो मतलब गर्मी लगती थी ना शरीर में, वो उतर जाती थी। बाकी जैसे बहुत भयंकर लगी, आँख भी नहीं खुलती थी, जिसमें नींद नींद आती रहती है, बुखार भयंकर चढ़ता है, तो उसके लिए ये नमक की डली वाला करते थे, तो इसको फिर कर ठीक हो इसको जाता करने की था। विधि एक बार, इसको करने की विधि एक बार और बता दो। जी, वो नमक की जो खड़े नमक आता है ना, उसकी एक डल्ली लेके उसको नाभि पे रखनी पड़ती है, दूठी पे। जी जी। और फिर नॉर्मल ठंडा पानी, जैसे गरम नहीं, ठंडा, एक तपेला में पूरा भरती थी, और उस पे धीरे धीरे धार चलाती थी उस पे, जैसे धार देते हैं ना ऊपर से, हाँ हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसे में उस नमक की डल्ली पे धार चलाती थी, तो वो धीरे धीरे गलती जाती थी। तो एक दो तपेले मुझे डालने पड़ते थे, और धीरे धीरे गल जाती थी। उसके बाद फिर वो मम्मी की लू उतर जाती थी, कपड़े वपड़े चेंज करके मम्मी सो जाते थे तब, तो सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाते थे। सिर्फ धार डालनी है पानी की उस पे, दूठी पे,
एक पलंग वलंग पे आप लेटा दीजिए, मतलब बिस्तर वाला नहीं, मतलब ऐसा लोहे का पलंग, उस पे लेटा दीजिए और धार डालिए ऊपर से, तो आराम से उतर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, लू उतारने का इस उपचार को बताने के लिए, अनुभव को बताने के लिए। मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार और इसको भविष्य में सुनने वाले सभी लोग आपके आभारी रहेंगे इस अनुभव के लिए कि इतने सरल तरीके से भयंकर लू को नष्ट करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो बताया जाता था कि कच्चे आम को पका के लगाते थे और पूर्व, अब जैसे मेरे जैसे शरीर में तो बहुत ज़्यादा बाल होते थे और हमें अगर आम लगा दिया जाए तो बाल चिपक जाते थे और बहुत दर्द होता था। तो अच्छा कम से कम अच्छा। अगली बार से जब भी ऐसा होगा तो मैं इसी को करूँगा। भगवान ना करे कि जी, हो, लेकिन आपको अगर कभी भविष्य में हो। किसी को, हाँ, जी। लेकिन कभी भी हाँ। भगवान ना करे किसी को हो ऐसी दिक्कतें, अगर कभी हो तो इस उपचार को, क्योंकि ये सबसे सरल, मतलब इतना सरल, हाँ। इससे सरल तो हो ही नहीं सकता। भाई प्याज का रस पीना भी एक मुश्किल काम है लू लगे में। अगर आपको लू लगता है और प्याज का रस आपको कम से कम आधा आधा गिलास, एक एक कप आपको 2-3 बार पीना पड़ता है। कच्चे आम को पका के उसका रस पीना पड़ता है, उसके रस को पूरे बॉडी पे लगाना होता है, तो ये हाँ। मुश्किल है। लेकिन ये तो सबसे सरल है, मतलब इतना सरल। और मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप इस उपचार को तो याद ही कर लें, क्योंकि आपके माध्यम से ना जाने भविष्य में आने वाले अगले मौसम में हम ना जाने कितने भाई बहनों को इतने सरल तरीके से लू के प्रकोप से बचा सकते हैं। जी, ये तो भयंकर वाली लू में, बाकी हल्की लू में तो आप गीले तौलिए से, मतलब हाथ पैर पे पोंछ दो गीला तौलिया, और फिर 11 बार पूरी बॉडी से वो उतार दो टच करके पूरा, जैसे नजर उतारते हैं ना, तो जी। ऐसे वो गीला तौलिया मतलब बॉडी पे टच होना चाहिए पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक, और फिर उतार देंगे तब भी उतर जाएगी। और केवल प्याज अपने पास जेब में रखें तो भी नहीं लगती, मतलब हल्की फुल्की वाली नहीं लगती है, भयंकर वाली तो लग जाती है। जैसे आप तो कहाँ नदी नाले कोई पार करता होगा। हम्म। हल्की फुल्की चलती है तो उसमें काम आ जाती है ये चीज। वैसे मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ बताने का मौका मिला, बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इतना नॉलेज हमें फ्री में मिल रहा है, और कभी कुछ याद आ जाता है, किसी को तकलीफ है तो बता भी देते हैं। बाकी तो आप लोग तो हम चौबीसों घंटे लगे हैं। और एक ये सरसों के तेल का भी थोड़ा था कि मेरा भतीजा था, तो उसका सिर बहुत भारी था और गर्दन उसकी बहुत पतली थी, मतलब जब वो हुआ था, जस्ट बोर्न हुआ, तो उसकी गर्दन, मतलब उसका सिर इतना भारी था कि गर्दन पे उसका सिर टिकता नहीं था, वो हिला भी नहीं पाता था गर्दन अपनी, मतलब इतना हैवी था उसका सिर कि गर्दन उसकी संभलती नहीं थी बिल्कुल। 2 महीने के बाद भी मतलब इतनी नहीं संभली। फिर उसकी बहुत, मतलब सरसों के तेल से ही काफ़ी मालिश करी, मतलब दिन में 3-3 4-4 बार उसकी मालिश करते थे गर्दन और सिर के यहाँ पर, तो उसकी गर्दन फिर ठहरने लग गई थी, नहीं तो उसके बहुत हैवी था। डॉक्टर भी बोलते थे कि इसका गर्दन कैसे टिकेगा, मतलब वो खुद आश्चर्य हो गए कि बहुत जल्दी रिकवर हो गया वो, तो मतलब भरपूर मालिश करी उसकी, बस उसी से उसकी गर्दन टिकने लग गई। काफी हैवी सिर था उसका। मुझे ठीक है, इसी फिर बात यहाँ पे, से ये हाँ था, और जी, फिर और बस। जी। मुझे इसी बात पे भी याद आया कि मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ और 3rd फ्लोर पे मेरे एक भाई रहते थे किराए पे। तो जी। उनका बच्चा 31 मई को, 1 मई को मेरे ख्याल से 2020 में पैदा हुआ। और उस वक्त जी। कोविड चल रहा था, तो मतलब हुआ तो नॉर्मल ही, होम्योपैथ की मेडिसिन की वजह से। लेकिन उस बच्चे में सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि हरजिंदर भाई भी उस बच्चे को वीडियो कई बार देख चुके हैं और 1-2 बार मैंने शेयर भी करी थी। वो बच्चा, उस बच्चे को उनकी माँ ने, मतलब सरसों का तेल, यूँ कह लें कि दूसरे महीने से 2-2 बूंद पिलाना शुरू करी थी और बाद में वो 2-2 चम्मच तक सरसों का तेल पीता है। और 6 महीने के अंदर ही वो बच्चा चलने लग गया था,
खड़ा हो गया था और उसके सारे अच्छा। दांत मतलब 1 हाँ साल हाँ। के अंदर मतलब 1.5 साल के अंदर उसके सारे दांत आ गए और दांत जी। निकलते वक़्त उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ कि इस बच्चे को और ये उनकी जैसे वो गाँव गई थी बाद में हो दिवाली पे तो फिर जब वो दिवाली के बाद आई, तो बच्चा सरसों का तेल पी रहा था। मैंने कहा ये क्या है? ये तो बहुत इतना तेल पिला रहे हो इसको? तो वो कहते हैं हाँ, हमारे गाँव में सब पिलाते हैं, हमने भी पिलाया। तो उसका मैं जब वो 6 महीने का हुआ, मतलब दिसंबर के आस-पास वो 6 महीने का हो गया था, तो वो खड़ा होके क्योंकि हमारी छत पे मतलब बच्चों के साथ रहता था, तो खड़ा हम्म। होके उन जब खड़ा हुआ तो मेरी बिटिया ने उसका वीडियो भेजा, भई पापा ये खड़ा हो गया 6 महीने में। मैंने कहा क्या बात है। मतलब वो अच्छा। पहली बार जो खड़ा हुआ तो वो भी हमें मतलब भेजा गया तो मुझे लगा कि माँ का दूध और मालिश और सरसों तेल पिलाना, यही 3 चीज़ें उसके जीवन में था। हाँ। और मतलब 1 साल के अंदर तो फर्स्ट क्लास मतलब पूरा का पूरा अभी भी हम अब सो हमारे से थोड़ा दूर चला गया है। तो काफ़ी मतलब स्वस्थ बच्चा है, मतलब उसको भी कभी कोई तकलीफ भगवान ना करे कि आगे भी उसको कोई तकलीफ हो। तो इस तरीके से हाँ। मतलब एक अनुभव ये भी रहा कि सरसों का तेल हम नवजात शिशुओं को मतलब उनकी गाँव की परंपराओं के अनुसार मतलब मैंने हाँ नहीं, हाँ। उनकी गाँव की परंपराओं के अनुसार 3 महीने से ही बच्चे को सरसों का तेल पिलाना शुरू कर दिए थे और बाद में बच्चा 2-2 चम्मच, 3-3 चम्मच, 4-4 चम्मच तक सरसों का तेल पी जाता था। अगर उसके बाद बोतल रख दे तो पूरा बोतल पी जाए, ऐसी मतलब उसको था। अच्छा। हाँ, आदत पड़ लेकिन गई होगी उसकी। आदत पड़ गई होगी लेकिन इतना नहीं पिलाना चाहिए, लेकिन 2-3 हाँ। चम्मच तो पी लेता था बड़े आराम से। लेकिन अगर उसको सरसों का अच्छा। तेल की बोतल दिखती थी तो पकड़ लेता था। मतलब उसको इतना वो था। तो ये भी एक हाँ। सरसों के तेल के बारे में रहा, तो बहुत अच्छा। और भैया सरसों के मेरे तेल में ही आप लाल तेल बनाना सीख जाएँ वहाँ से, बहुत अच्छा होता है हाँ। दर्द के लिए। काफ़ी जी। सारे बहनों का अनुभव भी है इसमें, भाइयों का अनुभव है। हाँ। इसी के साथ ये अगर कोई कॉन्स्टिपेशन में भी काम करता है क्या भैया जी, अगर बच्चों को पिला दे तो? बच्चों के लिए तो गुड़िया ऐसे अरंड का तेल बहुत अच्छा है। बाकी अच्छा। सरसों का तेल हाँ, अरंड का तेल बहुत अच्छा है। आपने जब हाँ। बात करी है तो मैं अरंड के तेल के ऊपर कल परिचर्चा कर लूँगा, क्योंकि अरंड का अच्छा। तेल एक ऐसा है जो लगभग-लगभग हमारे 90 ऐसी समस्याओं का जहाँ पे मतलब आपको मैं इस सिद्धांत के पे बता सकता हूँ कि अरंड का तेल कितना फ़ायदेमंद है। मुझे अब वो स्क्रीनशॉट पता नहीं कौन से सिस्टम में पड़ा होगा। बहुत समय पहले 2017 में दिसंबर का महीना था, किसी भाई ने मुझे मैसेज किया था गुप्त रोगों को लेके कि डॉक्टरों ने सर्जरी बताई है और सर्जरी का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए बताया है। तो मैंने उन्हें बहुत ही साधारण बोला कि अरंड का तेल उस पे लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा बार। उस भाई ने उस बात को माना नहीं, कई लोगों से उसने पैरवी करवाने की कोशिश करी कि गोविंद भाई कुछ और बता दें, ये लगता है मुझे टरकाने की कोशिश किए हैं। जहाँ डॉक्टर सर्जरी बता रहा है, वहाँ पे अरंड का तेल मुझे बता के मेरे से छुटकारा लेना चाहते हैं। लेकिन जित चाहे वो जनक भाई का फ़ोन आया, जितने भी लोगों का फ़ोन आया, भैया उसका देख लो। मैंने कहा जी इलाज तो वही है। मैंने भी ज़ोर लगाया, भाई साहब 1 महीने तक मतलब फ़ोन करवाना, करना, यही करना और हर बार यही जवाब होता था, अरंड का तेल लगाओ। और बड़े ताज्जुब की बात है कि 2 महीने 1 महीने बाद उस भाई का मैसेज आया था और उस मैसेज को देखा तो और उसका फ़ोन भी आया तो उस वक़्त हमें रिकॉर्डिंग करने की और ये अनुभव फीडबैक लेने की आदत नहीं थी और ध्यान नहीं था। तो इस चक्कर में वो रह गया। बहुत ही बेहतरीन अनुभव था कि जहाँ डॉक्टरों ने सर्जरी बताई थी, उसके लिंग की, वो अरंड के तेल लगाने मात्र से 1 महीने में उसकी समस्या क्योंकि उसका गृहस्थ जीवन खराब हो गया था। मतलब शादी हुई और उसको समस्या वो निकल गई, जिसकी वजह से वो शादी टूटने के कगार पे पहुँच गया था। ओह। तो आप सोचो कि कितनी ऑपरेशन से बचाया जो अलग, सर्जरी के लाख रुपए बचाए जो अलग, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसका दाम्पत्य जीवन बचा डाला। हाँ। हाँ। तो अरंड के तेल के बारे में और अरंड का तेल की ही बात करेंगे तो मैं बाकी कल बात करूँगा। उसके कई फ़ायदे आपने देखे हैं, कब्ज़ का तो काल है, कब्ज़ का तो महाकाल है। छोटे बच्चों को भी दिया जाता है और बुजुर्गों को भी दिया जाता है। हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं में जहाँ ऑपरेशन होता है, अरंड का तेल अगर हम नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो
हर्निया का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। इसके अलावा अरंड का तेल, स्वाति बहन है, उनको भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है अरंड के तेल का। गांठों की बहुत अच्छी दवा है अरंड का तेल, मतलब बहुत सौंदर्यता के लिए। स्किन में मतलब एक प्रीति दीदी हैं जिनकी माँ है, 20 सालों से उनके स्किन में प्रॉब्लम थी, कभी सुंदर नहीं दिखती थी, झाइयाँ थी, तो उन्होंने भी अरंड का तेल इस्तेमाल करके आज वो अपने बहू से ज्यादा सुंदर है। तो अरंड के तेल, मतलब तेल हमारे लिए बहुत है। मैं जब हम तेल की बात करें तो कल मैं तेल के ऊपर एक अरंड का तेल का खास करके, कि अरंड का तेल हर घर में होना ही चाहिए, तो जी जी। मैं अरंड के तेल के ऊपर कल बात करूंगा, जहाँ पे लगभग लगभग 90 से ज्यादा ऐसे रोगों में, जहाँ पे आपको कई रोग तो ऐसे हैं जहाँ लाखों रुपए का इलाज भी फेल है, मतलब आयुर्वेद का भी इलाज करा के थक जाओ और अरंड के तेल पे आ जाओ, होम्योपैथ का इलाज करा के थक जाओ, एलोपैथी का इलाज करा के थक जाओ, और अरंड का तेल वहां पे रामबाण काम कर रहा है। बशर्ते शर्त यही है कि विश्वास के साथ नियमित करना पड़ता है। रसोई घर की औषधियों के साथ एक तो प्रथम औषधालय है, यानी फर्स्ट एड का काम करती है प्रथम औषधालय। दूसरा, कई गंभीर समस्याओं में रसोई घर की जो चिकित्सा है वो बहुत ही कारगर है। अरंड के तेल पे ही हरजिंदर भाई हैं, हरजिंदर भाई की सासू माँ को ब्रेस्ट में कैंसर था और उसका जख्म और बहुत सारी समस्याएं चल रही थी, तो कोविड जो भी हुआ, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और उनका आगे से जो जहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ से ट्रीटमेंट आना बंद हो गया, और उस वक्त फिर दोबारा वो रसोई घर की तरफ, क्योंकि उस वक्त ऑप्शन नहीं था, तो रसोई घर को इस्तेमाल करी, और उनका खुद का, मतलब 5-6 महीने के बाद ही उन्होंने अपना वो हमें बुला के एक वीडियो क्लिप के जरिए अपने अनुभव को शेयर किए कि किस तरीके से अरंड का तेल और रसोई घर के दूसरी चीजें और खान पान में बदलाव करके वो ब्रेस्ट कैंसर से, मतलब उसके कष्टों से मुक्त हो गई। कष्टों से कैंसर का तो तब पता चलेगा, लेकिन ऐसा है ना, जब वो कहते हैं कि जब मेरा शरीर कुछ कह ही नहीं रहा है तो मैं कैसे मान लूं कि है। और आज इस बात को भी मतलब 1.5 साल और हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा अरंड का तेल कितना कारगर है। ये सारी बातों पे हम कल बात करेंगे, अरंड के तेल में परिचर्चा। अगर आज किसी और का कोई सवाल है तो आप करें, नहीं तो इस संसद को यहीं खत्म करें। भैया वंदे मातरम। गायत्री, वंदे हाँ मातरम गुड़िया। हाँ, प्रणाम भैया। भैया भैया ये मेरा बेटा है, इसके नाक के नीचे दर्द हो रहा है 2 दिन से। थोड़ा ज्यादा अभी दिख नहीं रहा है कुछ भी, ऐसा हल्का सा जैसे सूजन टाइप का दिखता है, हल्का सा है और कुछ नहीं है। उसमें क्या करना चाहिए भैया? देखो गुड़िया, अभी अभी हम तेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम तेल के ही इस्तेमाल कर लेते हैं। सरसों हाँ का तेल हल्का गरम करो, हल्का गरम करो। जी। अगर लहसुन है तो 1-2 कली लहसुन की ले लो, और 2-3 चम्मच सरसों का तेल, इसको डाल के गरम कर दो। जब वो पक जाए तो तेल को छान के हल्का गुनगुना नाक के अंदर, हल्का गुनगुना, और नाक के बाहर भी लगा के इसको कपड़े की पोटली बना के सिकाई कर दो। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दर्द सुबह नजर नहीं आएगा। जी भैया। भैया एक ही बार में ठीक हो जाएगा या और कितने बार करना पड़ेगा? देखो, रसोई घर के बारे में मैं आपके माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगा, बाप दादा की पूंजी नहीं बिकने वाली। ज्यादा बार कर लोगी तो कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे तो 1-2 बार में ही आराम मिल जाएगा पूरा। जी भैया, जी भैया। फिर जी फिर भी जी। अगर वो बोलता है कि दिक्कत हो रही है तो 1-2 बार और लगा देना, कर देना, तो ठीक हो जाएगा। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। प्रणाम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम। गोविंद, 1 मिनट पूछूं? हाँ जी दीदी। मुझे सिर दर्द हो रहा है, 2-3 दिन हो जाते हैं, जैसे सफर से बाहर आती हूँ ना, आने के हम्म। बाद इतना सिर दर्द होता है कि गर्दन के पीछे लटका के फिर आराम आता है थोड़ी देर, फिर कुछ देर बाद खाना खा के फिर होने लग जाता है, गैस बनती है। तो बताएं क्या करूं मैं? आप तो सौंठ है अपने घर में, हाँ है। सौंठ, हींग, नमक और गुड़, इसका हाँ, मतलब ठीक। चाय की नमक, तरह गुड़। सौंठ, हाँ 2-2 चुटकी लेके इसको उबाल के पी लीजिए। और हम्म। अब सर दर्द में हम तो कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का रस भी डालते हैं, तुलसी का रस भी हम्म। डालते हैं, और आज जैसा कि हमने जाना कि अगर हम सरसों का तेल भी डालते हैं तो सर का दर्द
खत्म हो जाता है। तो आप ठीक सरसों का तेल नाक में डाल लीजिए और सोंठ, गुड़, अजवाइन, हींग इसकी 2-2 है। चुटकी डाल के 1 कप बना के पी लीजिए। और जब भी आपको लगता है कि मैं सफ़र करके आई हूँ, तो आते सबसे पहले आपका यही होना चाहिए कि आप इस तरीके का एक थोड़ा-सा चाय जैसा बना के पी लीजिए। ठीक ठीक है भाभी, धन्यवाद। जी। अच्छा, वो मैंने अपनी भांजी के लिए जुकाम के लिए पूछा था, वो ठीक होगी 2 डोज में? क्या-क्या दिया? वो अजवाइन, गुड़, थोड़ी सी हींग और ये डाला था, 4 चीजें थी। इसी से 2 हुँ। बारी उसको सिप-सिप करके पिलाया, शाम तक ठीक। हुँ। उसमें चलिए, आराम हो बहुत गया बढ़िया। था। कह रही थी मौसी जी, बहुत ये तो बहुत अच्छा नुस्खा है, मैं यूनिवर्सिटी में करूँगी। उनका चलो जी। बेटा कर लेंगे। ठीक। और आपको दीदी बताऊँ आज आपके जो जीजा जी से बात हुई है अखिलेश भैया की, उनकी हाँ, हाँ, मैंने हाँ। रिकॉर्डिंग ही डाल दी चैनल पे। अच्छा, अच्छा। चलो हाँ। तो आप बुक ले पर हाँ, आप वीडियो सुन रहे हैं राजू दीक्षित की? हाँ, हाँ, सर हाँ। हमको पूछा ना तो बिल्कुल अब भगत हो गया, अब नहीं पीछे हटने वाला। अच्छा लगता है जब मन से खुद चले ना, फिर हाँ। उसमें ज़्यादा रिज़ल्ट आते हैं, नहीं? हाँ, अब देखो पीछे हम कितना कोशिश आपने हाँ, भी पूरी कोशिश करी, मैंने भी पूरी बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करी हाँ, हाँ, कि हाँ। इस तरफ लौट आएँ, लेकिन जब अपने आप मतलब हुआ तो अब खुद इतना उनको हाँ। आनंद आने लग गया कि आज उनका खुद ही फ़ोन भी आया। फिर उसके बाद हुँ, उनको हुँ। मैंने ग्लूकोमा से रिलेटेड जो भाई थे उनसे बात कराई, तो हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने भी बात करके जो बात हुई थी तो रिकॉर्डिंग भेज दी, तो वो किसी और के काम आ जाएगा। तो हाँ, मैंने हाँ, वो चैनल पे बिल्कुल। चढ़ा दिया। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, बहुत हुँ, अच्छा किया। और खुद साल जब से वीडियो सुन रहा है राजू दीक्षित की, देख लो कितना हुँ। टाइम हो गया। अच्छी बात है, जी, जो दिल से जागे ना, उसी से आगे प्रोग्रेस होती है। चाहे घर वो का तो हो, कोई भी काम हो, है ना? लगन हो जाती है उसमें। जी, हुँ, चलो ठीक, वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम दीदी। भैया जी मैंने हेलो। हाँ जी, गुड़िया। हाँ भैया जी, मैंने आपकी वो एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, ऑडियो था यूट्यूब पे, जिसमें आंखों जी। का चश्मा उतारने का एक वो भैया जी बता रहे थे। तो उसमें कितनी मात्रा लेनी है और किस टाइम पे देना है, वो थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि मुझे इनका चश्मा उतारना है अब। मैं तो गुड़िया मैं जब और मेरी उदयपुर आया था बेटी को भी। मैं जी। मैं मैं उदयपुर आया था तभी मैं बोल रहा था मुझे चश्मा ही दे दो, ना रहेगा चश्मा ना लगाएंगे। उस टाइम पे तो ये दे नहीं सकते थे भाई क्योंकि अभी ऐसा है, आंखों की जब नजर जब रहेगा ही नहीं कमजोर। तो जब चश्मा ही नहीं रहेगा तो बंदा कुछ तो करेगा, जब चश्मा रहेगा तो कहाँ करेगा, वो बार बार चश्मा ही लगा लेगा। तो एक काम करना, चश्मा गिरा के तोड़ दे। सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। हाँ, तो मुझे डर थोड़ी लगा हुआ है, कौन सा दिल्ली आके झगड़ा करने वाले हैं। हाँ वो तो नहीं। वो तो कभी ऐ- कभी मेरे साथ सुन लेते हैं टेलीग्राम हाँ, पे। देखो गुड़िया ऐसा है, उनको कुछ नहीं, एक तो नाभि पे जी। नाभि पे ना 10-15 जी। बूंदे देसी गाय का घी और 2-4 बूंदे अच्छा। नारियल का तेल मिला के नाभि पे सोने से पहले आदत डाल दो। अच्छा। द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उंगली घुमा दो। ठीक है, सुबह जी। उठते ही लार लगा दो। सुबह उठते ही लार लगाओ। बोलो जी ज्यादा दिक्कत है तो पड़ोसी से मांग के ला दूं। भाई हाँ, भाई इतना पड़ोसी महंगा है, बुरा इतना नहीं। महंगा है, इतना महंगा है कि पड़ोसी से मांगना पड़े तो आदमी सोचे कि हाँ भाई पड़ोसी से मांगना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो सुबह की लार लगा दो। और आयुर्वेद जी। की सप्तामृत लौह की बटी आती है, तो इसकी जी। 2-2 गोली, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम, आधा चम्मच घी और 1 चम्मच शहद, इसके जी। साथ मिला के इनको दो आराम से, लंबे समय तक, हाँ लंबे समय तक। हाँ, कितने टाइम देना है, मतलब 2 टाइम एक देना सा, है? 1 साल 2 साल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, दो ठीक है, टाइम दे दे, मतलब सुबह शाम। हाँ हाँ, सुबह शाम 2 टाइम, अच्छा। 2 टाइम हाँ की हाँ। आदत डालो। कभी एक टाइम भी हो गया तो जी। कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन छूट भी हाँ गया तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई हाय तौबा नहीं है। अच्छा। सुबह की लार, नाभि में घी, और जी। थोड़ा सा ये सब काम एक्स्ट्रा रख अगर, लो। हम्म। हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप कर सकते हो तो जी। महात्रिफलादी धृत लाओ। महात्रिफलादी धृत आयुर्वेद की धृत है, महात्रिफलादी। हफ्ते में
या 15 दिन में 1 दिन उनको लेटा दो। लेटाने के बाद चारों तरफ, आंखों के चारों तरफ आटे की एक लेयर बना के, लई बना के, मतलब गूथे हुए आटे को थोड़ा सा घेरा, दीवार खड़ा हाँ कर दो। हाँ और हाँ हाँ उसमें अमृत धारा का ये महात्रिफलादी का जो तेल है, घी है, ये हाँ धीरे धीरे आंखों में डालो और उनको बोलो आंखें बंद करें और खोलें, बंद करें और खोलें। 10 मिनट बाद अच्छा दोबारा वो सारा का सारा घी रुई के सहारे हाँ हाँ वापस अपना उसी पतीले में रख दो, अच्छा मतलब उसी बर्तन में रख दो। और हाँ सिर्फ हाँ अब खाने के लिए इस्तेमाल मत करो, कोई बात नहीं भाई, ज्यादा महंगा पड़ जाता है, इसलिए आप सिर्फ कम से कम तर्पण करने के लिए एक बार जरूर मंगा हाँ लो। यानी 15 दिन में आंखों का तर्पण करो, सुबह की लार हाँ लगाओ, सप्तामृत लौ की हाँ बटी, और हाँ जब भी बीच में याद आ जाए, मौका मिल जाए, तो रात को हाँ त्रिफला पानी में भिगो दो, आधा चम्मच 1 चम्मच त्रिफला रात को पानी में भिगो दो। सुबह उसको सूती हाँ कपड़े से छान के रख लो, जब, और एक आई हम्म, ड्रॉपर में रख दो। दिन में 2-3 बार उनको बोलो जी आप काम पे लेके जाओ, वहां भी दिन में 1-2 बार डाल लो भाई। अच्छा और 2-3 दिन बाद दोबारा वो पानी, मतलब एक दिन में ही, मतलब 1 दिन 2 दिन बाद वो हटा दो, दूसरा अगले दिन फिर दोबारा बना लो। अच्छा अगर नहीं आंखों को धो सकते त्रिफला के पानी से, तो त्रिफला हाँ का हाँ ऐसे ही पानी बना के उसके आंखों में 2-2 4-4 बूंद डालें। अच्छा बहुत ही सरल हाँ तरीके से है। मैं, इसका सबूत है कि मैंने अपने आंखों पे जो चश्मा मेरा लगा हुआ था, तो मैं तो ऐसे ही नहीं लगाया, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था, गिरने का डर होता था, तो मैं ऐसे ही नहीं लगाया। और जब से राजीव भाई को सुना, तो मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैंने अपनी आंखों के लिए सिर्फ सुबह की लार का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा यह है कि आज भी मेरे आंखों पे चश्मा नहीं है। मोबाइल पे 18 घंटे, कंप्यूटर पे 18 घंटे, मतलब मिला के काम होता रहता है। और छोटे से छोटे अक्षर भी पढ़ लेता हूँ और बड़े से बड़े अक्षर भी पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ मैं इनका करती हूँ वैसे इनका भाई ना रेटिना मैंने कमजोर सुगम बताया, भाई ना मतलब ओडिया पतला हो गया है ये बोला है डॉक्टर ने तो अरे कुछ भी देखो, ऐसा है, मैं डॉक्टर के, भाई डॉक्टर जो बोला है उसकी ये बात तो है मान लो। देखो नहीं मैं आपको बताता मानते हूँ नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, भगवान ने 2 कान जी दिए हैं, भगवान ने हाँ 2 कान हमें दिया है। मैं उस कान का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल बताता हूँ। जब कोई बात कान में आई और आपको लगता है इसकी वजह से मेरा खून जलने वाला है, खून यानी डर पैदा हम्म, होने वाला है, तो दूसरी कान को जी खोल के निकाल दो। हाँ भाई इस कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया, बस बात खत्म। अभी कल की बात है, आज सुबह मेरे पास फोन आया, भैया मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी कॉल कर लो। कॉल किया, करे भैया मैं कल ना डॉक्टर के किसी काम से अपने सिस्टर को दिखाने के लिए होम्योपैथ के डॉक्टर के पास गई। तो बातों बातों में मैंने अपनी पीत की थैली की पथरी के लिए पूछ लिया। डॉक्टर तो मेरे को ये हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, और मेरी रातों की नींद हराम हो गई। मैंने कहा जी कैंसर तो होना तो अब तय है। अगर ऐसे ऐसे डॉक्टर अगर हमारे समाज में मिल जाएगा, तो रातों की नींद जब खराब होगी और इसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। अरे जी जी मैं कहता हूं कि आपको इतना ज्यादा डराने की जरूरत क्या है, आप तरीके से बता दो ना भाई। मतलब इतना डराने की क्या जरूरत है। आपको बोलो कि हाँ जी ऐसा है, आपकी पीठ की थैली में पथरी है, आप दवाई ले रहे हो, आप ले लो, लेकिन अभी जो मेरे अनुभव के अनुसार है वो ऑपरेशन ही कराना ज्यादा उचित है। ऐसे बोल के भी तो काम चला सकते हो। पूरी रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है कि कैंसर जी हो जाएगा, फट जाएगा, अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, ये सारी बातें बताने की क्या जरूरत ये है तो भाई। पेशेंट दोबारा कैसे आएगा नहीं बताएंगे तो और भाई मजे की बात है, वो होम्योपैथ का डॉक्टर ये बोल रहा है उनको कि आप ना मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप वहां पे ऑपरेशन करा लेना, आपको सस्ते में हो जाएगा। सस्ते में हो जाएगा या आपको कट मिल जाएगा, वो भगवान ही मालिक है। आप समझ ही गई कि एक होम्योपैथ का डॉक्टर अगर किसी ऑपरेशन वाले के पास भेज रहा है, तो आप समझ हम्म, सकते हो कि उसका उसमें कट होगा। जी वो तो है ही और भाई ना आप सभी जो लाल आप पकिया कहले सेटा ओडिया रे कोन लालटा कोन ओडिया रे कोन हाँ, अब मैं इस सत्र को यहीं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन एक खबर के साथ, कल 15 अगस्त को 5 से 6 बजे के बीच में हमारा लाइव सेशन होने वाला है आरोग्य जगत पे, जिस आरोग्य जगत के माध्यम से स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार में
बहुत ही अहम भूमिका जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा साथ मिला है, ग्लोबल न्यूज का और आरोग्य जगत का सुमित भाई का, उस माध्यम से मोबाइल ऐप लॉन्च होगा, आरोग्य जगत मोबाइल ऐप। जो मोबाइल ऐप की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि जब भी मैं कुछ नया पढ़ूंगा मैं खास करके, तो और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार कुछ भी नया पढ़ेंगे, तो उनका ज्ञान आपको वहाँ पे अपडेट मिलेगा। जैसे आज हम सरसों तेल की बात कर रहे हैं, तो इस सरसों तेल का एक पोस्ट आपको वहाँ मिल जाएगा कि सरसों तेल से आप क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मोबाइल ऐप में। उसके बाद उस मोबाइल ऐप पे रोग के बारे में जानकारी, चिकित्सा के बारे में जानकारी और टेस्टिमोनियल, जिस तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल आप सुनते हैं, तो यूट्यूब चैनल उस ऐप से लिंक रहेगा, ताकि अगर कोई वहाँ पे अगर आप जाते हैं किसी रोग को लेके, तो आपको सामने अनुभव आ जाएगा कि ये अनुभव लेकर ये रोग इन्होंने ठीक ठीक किया, यानी हमारा विश्वास बढ़ेगा। तो बहुत ही मैं यहाँ भी यही कहूँगा कि भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा है, और आप जैसी भाई-बहनों का बहुत ही, आप लोग की दुआओं में ताकत है कि हमारे जैसे बहुत ही, मतलब बहुत ही छोटे अबोध को इतना बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ एकाएक इतनी जल्दी मिल गया। तो ये अपने आप में बहुत आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं का फल है कि सुमित भाई का साथ मिला और उन्होंने आरोग्य जगत मोबाइल ऐप बनाया, और उस मोबाइल ऐप में स्वस्थ समृद्ध परिवार को जगह दी। तो आप सभी के आशीर्वाद का ही नतीजा है, मैं इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो भैया ये 15 अगस्त जी भैया, वंदे जी, मातरम। वंदे मातरम। ये भैया, ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च होगा, ये भैया मोबाइल में अपने कैसे लोड किया जाएगा? कल जैसे ही 5 बजे ये लॉन्च होगा, तो उसको जी। प्ले स्टोर पे डाल दिया जाएगा। प्ले स्टोर पे जैसे ही अच्छा। आप आरोग्य जगत लिखेंगे, तो नॉर्मली जी जो जी। भी आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, सर्च करते हैं, तो आप सर्च करेंगे तो आरोग्य जगत आ जाएगा। तो आप उस अच्छा। आरोग्य जगत को आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमारा तो प्रयास यही है कि हम जो भी पढ़ेंगे, हमारी जो भी चाहे परंपराओं की बातें हैं, थॉट्स की बात है, संस्कार की बात है, हमें हर तरह से उसे उस ऐप में हम हर जगह का सेक्शन देना चाहेंगे। हमारा प्रयास जी यही है कि उसमें अगर हमने कभी कोई, आज जैसे मैं आज की बात बता रहा हूँ, आज मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा गया। ऐसे तो जी मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली में कई बार जा चुका हूँ, लेकिन आज जी मैं पहली बार गया, तो वहाँ पे घुसते ही वहाँ पे बंगला साहिब गुरुद्वारा बना किसकी बदौलत, क्यों बना, कैसे बना, यहाँ क्या था, उसका जी जी। इतिहास छपा हुआ था, तो उसको मैंने आज हाँ। पहली बार पढ़ा। तो ऐसी जी कुछ बातें जो कहते हैं, मतलब जो ज्ञान की बातें हैं, जो मतलब ज़रूरी नहीं, जैसे आज मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा, और ये बातें हर किसी को मालूम होनी चाहिए कि बंगला साहिब गुरुद्वारे का इतिहास क्या रहा। तो जी ऐसी बातें भी हम कोशिश करेंगे कि आरोग्य जगत पे संस्कार की बातें भी आए, स्वास्थ्य की बातों के साथ-साथ संस्कार की बातें भी हो, व्यावहारिक ज्ञान की बातें भी हो। तो ऐसे आगे चल के आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जी जी जी। आरोग्य जगत का मतलब एक दादा-दादी, नाना-नानी, मौसा-मौसी, जी माँ-बाप। जी भैया, सब आ जाएगा इसी मतलब मुझे खुद हैरानी हुई, मुझे तो अभी कुछ बातें भी सिख धर्म से रिलेटेड बातें पूछनी, मैं हरजिंदर भाई को, मैं अभी वहीं पे बहुत सारी मेरे मन में सवाल आए थे, तो मैंने उस जी सवाल को नोट कर लिया कि जो भी मेरे सिख भाई बंधु हैं, उनसे मैं अपनी थोड़ी-सी जिज्ञासा को दूर करूँगा, जानकर कि हम्म। ऐसा क्या था? क्योंकि उसमें जो सबसे बड़ी बात जो लिखी गई थी कि वो 8 वर्ष के बालक थे, जी और राजा जय सिंह ने अपने, वो राजा जय सिंह का वहाँ पे महल था, और वो आए थे, और उस वक़्त दिल्ली में महामारी चल रही थी, और जी उस महामारी को उन्होंने अपने पैर को पानी में डुबोया या क्या किया, वो थोड़ी-सी भाषा थी, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब इतिहास बहुत अच्छा था कि जी जी उस पानी को लगाने और उस पानी में नहाने से उस वक़्त दिल्ली की महामारी से जो लोग मर रहे थे, जी। वो बच गए थे। यानी कि ये अच्छा। 1667 की बातें हैं, जो 8 सिख धर्म के 8वें गुरु रहे। जी जी। तो हमें आयुर्वेद और हमारी परंपरागत और
वैदिक चिकित्सा, इन सब के प्रति विश्वास दिलाने का काम, अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से सभी परंपराओं से जुड़ी चीजों का अध्ययन करें तो हमारा विश्वास अटल हो जाएगा, हमें कोई डरा नहीं सकता। सही बात है। मुझे आज खुद हैरान हुआ कि मैं इतने 1997 में दिल्ली में आया और लगभग 50 बार, मतलब एक बार तो ऐसा था, मेरा एक सिख भाई थे सोनू हाँ सिंह, उनके साथ मैं चालिया करने जाता था, सुबह सुबह वो लेके जाते थे, हम दोनों साथ में जाते थे जी 1997 में। तो 40 दिन तो मैं जी लगातार भी गया था, तब भी मैंने वो बात हाँ नहीं पढ़ी जो आज मैंने पढ़ा। हाँ, जी तो वहां पे मुझे जो चिकित्सा वाली बात आई, तो मैं हम जो जिस फील्ड में हैं, जो हम चाहते हैं, तो हमें भगवान उसी तरीके से तो आज ये बात जान के बहुत मतलब फक्र महसूस हो रहा है। और भाई नहीं भैया, पुरानी बात और महामारी और ये सब इतिहास, ये सब जानने वाली बात हुई है, एक रहस्य है। हाँ, हम और हमारी जो दूसरी सोशल मीडिया हमारा इतिहास कौन सा सिखा रही है, जानना बता रही है वर्तमान स्थिति और इतिहास विदेशों का। अरे भैया, हमारी आबो हवा अलग है, हमारी आबो हवा व वातावरण के हिसाब से। राजीव भाई ने बहुत सरल तरीके से कहा था, बताया था कि आपको अमेरिका का ज्योग्राफी जान के क्या मिलने वाला। कुछ भाई नहीं जिस भैया, दिन कुछ अमेरिका नहीं। जिस दिन अमेरिका जाना होगा उससे 2-4 दिन पहले पढ़ लेना। हाँ हाँ, हाँ, सही है, हमको अमेरिका का रहना ही अमेरिका का अमेरिका और इंग्लैंड का वातावरण जान के हमें क्या मिलने वाला, जिस दिन कुछ आपको जाना नहीं। होगा उससे पहले पता कर लेना। हाँ, भाई अपने भारत को, अपने अपने आसपास को, उसको समझने का प्रयास करें, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। जी, हम जहाँ रह रहे हैं उसी को जानने का प्रयास करें। बाहर में बिना वजह लोग रुचि रख लेते हैं, कोई मैं मतलब नहीं। रसोई चिकित्सा में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें जी अपने आसपास में जो इलाज होता है उसको हम जाने। भाई केरल में, कर्नाटका में, साउथ में नारियल पानी पी के लोग अपना इलाज कर रहे हैं। भाई नारियल जी, पानी हमारे बिहार का, यूपी का तो है नहीं, तो हम क्यों यहाँ नहीं। खामा का 60 रुपए खर्च कर रहे हैं। आप वो ढूंढो कि हमारे बाप दादा को जब तकलीफ होती थी तो नारियल पानी जब नहीं था यहाँ, तो क्या करके इलाज करते थे, तो हम उसका इलाज करेंगे तो हमारी समृद्धि बचेगी। ये तो है। मतलब समृद्धि नहीं, बचाने के लिए हमें अपनी, जहां पे हम हैं वहां की परंपराओं को जानना बहुत जरूरी है। हाँ मैं नहीं नारियल हमारे। पानी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन नारियल पानी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन नारियल पानी साउथ में भगवान ने दिया है तो उनके लिए कुछ अलग सा है। हमारे ऐसा तो है नहीं कि जब साउथ से नारियल पानी बिहार नहीं पहुंचता था तो उस वक्त बिहार के लोग बुखार में या कमजोरी को दूर करने वो सारे मर गए थोड़ी। नहीं नहीं, भाई सही बात। सबसे ज्यादा पहलवान तो बिहार और यूपी में पैदा हुआ, हाँ तो भैया नारियल पानी पी के तो पैदा नहीं हुआ ना। नहीं। तो आज हम नारियल पानी को महत्व देके अपनी समृद्धि का नाश क्यों कर रहे हैं। मतलब हम राजीव भाई ने ये जो कहा था कि अपने आसपास होने वाले, हाँ, ये भैया जैसे नारियल सही है, ये तो दक्षिण भारत का है, तो उसका विकल्प तो हमारे यहाँ कुछ न कुछ तो होगा ही। हाँ, वो पता करना पड़ेगा ना। जी जी। चले, हाँ भैया जी अब ऐसे नमस्ते। ऐसे भैया उसकी जी हाँ, ये बोलो स्वाति बहन। भैया जो आप कह रहे हो ना बंगला साहिब का, बंगला साहिब की ऐसी मानता है, जो सरोवर है ना बंगला साहिब में, वो दुख दिलिद्दर कहते हैं कि दूर होता है। वो जो आप बता रहे थे कि एक महामारी चली थी, वो ऐसा ही सुना है कि मतलब जैसे सरोवर में स्नान वगैरह करते हैं तो दुख दिलिद्दर दूर होता है। और जो जल पिलाते हैं वहाँ जो खुई है, वो जल लोग लेके भी आते हैं घर में जैसे छिड़कने के लिए, दुख दलिद्दर कलेश वगैरह। तो बहुत मानता है इस चीज को। तो खैर मैं भी बहुत मानती हूँ वहाँ की, बहुत मानता है इस चीज की वहाँ पे। लेकिन एक्चुअली वो जल तैयार कैसे हुआ था, वो जल जो 8 वर्ष के बालक थे, जो हाँ 8वें जी हाँ गुरु जी। थे, उन्होंने अपना पैर डाला था उसमें। हाँ जी हाँ, वो महामारी वो बताते हैं सब ऐसा ही। लेकिन मैं ये आपसे बता रही हूँ कि
वहाँ पे मानता बहुत है इस चीज की, मतलब काफी लोग ऐसे देखे हैं कि वहाँ पे जाके जैसे 5 संडे बोलते हैं करने के लिए, तो उसका रिजल्ट है वहाँ पे, ये मानता है काफी लोग आके, मतलब बड़ी दूर दूर से आके स्नान करते हैं सरोवर में। चले, ठीक है, आज समय अत्यधिक हो गया, अभी से सत्र का समापन करते हैं। ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद, जी जय भैया, भारत। वंदे मातरम।